कल आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 27 तक सॉल्व कराया गया था। आज सॉल्व करा रहा हूँ एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 28। आइए क्वेश्चन को पहले पढ़ दें हम। किसी चालक ए जिसमें चित्र 1.36 ए में दर्शाए अनुसार कोई कोटर गुहा, ये कैविटी लिख रहा है। कोटर का मतलब होता है कोई गड्ढा, कोई चालक है, चालक के अंदर कोई होल है, छोटा सा अंदर ही अंदर होल है, उसको कैविटी बोला जाता है, कोटर या गुहा बोला जाता है को क्यू आवेश दिया गया है। इस चालक को क्यू आवेश दिया गया है, यहाँ पे क्यू लिखा गया है। आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं। प्लस क्यू है, क्यू का मतलब प्लस क्यू, जहाँ माइनस कहेगा वहाँ माइनस मानेंगे, लेकिन यहाँ प्लस है तो प्लस हम मान रहे हैं। आइए हाँ दिया गया। यह दर्शाइए कि समस्त आवेश चालक के बाह्य पृष्ठ पर प्रतीत होना चाहिए। ये बीच में कैविटी है, कैविटी या गड्ढा जो है ए है। इस गड्ढे से होकर जाने वाला एक गासी पृष्ठ हम खींचते हैं और लिखते हैं गासी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स गासी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। आपको ये पता है कि कोई भी चालक होता है, उस चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र ई जो है शून्य होता है। आपको ये बताया गया है थ्योरी बताते समय। तो फाई के जगह पर इसकी कुल एरिया को यदि हम ए मान लें तो यहाँ पर लिखा जा सकता है ई ए इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र जो है शून्य है, तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा और एप्सिलॉन नॉट से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब यही होता है कि Q इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर इसके अंदर Q इज इक्वल टू जीरो, अर्थात समस्त आवेश चालक के बाह्य पृष्ठ पर प्रतीत होंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई आवेश नहीं होगा। यहाँ पर दर्शा रहा है Q इज इक्वल टू जीरो, तो जो आवेश दिया जाएगा वह सब का सब जो है बाहरी पृष्ठ पर ही रहेगा। यह ए वाले का सलूशन है। बी, कोई अन्य चालक बी जिस पर आवेश Q है, यहाँ पर Q का मतलब प्लस Q समझिए, यहाँ पर ये प्लस Q आवेश रखा गया है, को कोटर गुहा में इस प्रकार धंसा दिया जाता है कि चालक बी चालक ए से विद्युत रोधी रहे। अर्थात ये जो बी है, कोई आवेश चालक बी है जिस पर Q आवेश है, चालक बी है जिस पर प्लस Q आवेश है, इस प्रकार रखा जाता है कि ये बी और ए दोनों एक दूसरे को टच न करें। अभी आपको बताया गया कि इस पर प्लस Q आवेश है, पूरा चारों दिशाओं में आप बना देंगे तो ये प्लस प्लस आपको ये दिखाई देगा, ये पूरा का पूरा आवेश है। तो कह रहा है यह दर्शाइए कि चालक के बाह्य पृष्ठ पर कुल आवेश कैपिटल Q प्लस स्मॉल q है। यहाँ पर आप कहेंगे कि इसके अंदर कोई आवेश रह नहीं सकता, इस पर कोई, इसके अंदर चालक में नहीं रह सकता। चालक के अंदर जहाँ कैविटी है उस पर कोई आवेशित वस्तु अगर आप रख देंगे तो रहेगा ही रहेगा। अगर इसके टच में आएगा तो जो ही टच में आएगा तुरंत ऊपर चला जाएगा। फिलहाल अभी टच में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य पृष्ठ पर कैपिटल Q प्लस स्मॉल q आवेश होगा। तो इसको आप भाषाबद्ध करके लिखेंगे। मैं भाषा क्या लिखूं, जो बोल रहा हूं उसी को लिख लीजिएगा कि यहाँ पर आवेश प्लस Q है और यह चालक है, तो चालक पर प्रेरण के कारण इसके अंदर वाले पृष्ठ पर माइनस Q आवेश डेवलप होगा, माइनस Q आवेश डेवलप हो जाएगा। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन इसके उधर से आए हैं, इस चालक में से ही इलेक्ट्रॉन इधर तरफ आए हैं, इसलिए
यहाँ पे ऋण आवेश है, माइनस क्यू आवेश है, तो यहाँ पर जो है प्लस क्यू आवेश, ये कैपिटल क्यू नहीं होगा, स्मॉल क्यू। क्यों? क्योंकि माइनस क्यू डेवलप यहाँ पे हो रहा है, तो प्लस क्यू आवेश प्लस स्मॉल क्यू आवेश इसके बाहरी सरफेस पे डेवलप हो जाएगा। इस कारण आप ये पाएंगे कि बाहरी पृष्ठ पर कुल आवेश कितना हो गया, कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। अंदर आवेश की बात कीजिए, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश। ये प्लस क्यू है, प्रेरण के कारण माइनस क्यू आवेश है, दोनों एक दूसरे को मिलकर के न्यूट्रलाइज कर देंगे, अर्थात अंदर आवेश शून्य है, इसलिए इसके कारण कहीं कोई वैद्युत फ्लक्स लिंक नहीं करेगा। सारा का सारा आवेश ऊपर ये दिखलाई देगा, प्लस क्यू आवेश ऊपर दिखाई देगा। तो ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, दोनों जुड़ जाएगा, तो कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू जो है इसके बाह्य पृष्ठ पर होगा। सी कह रहा है, सी वाला पोर्शन कह रहा है कि किसी सुग्राही उपकरण को उसके पर्यावरण के प्रबल स्थिर वैद्युत क्षेत्रों से परिरक्षित किया जाना है। संभावित उपाय लिखिए। सुग्राही उपकरण जिसको कि इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है। मान लीजिए आपके पास मोबाइल है, बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है और आपका मोबाइल स्विच ऑन है, तो कहा जाता है स्विच ऑफ कर दीजिए। और आप बिजली जब कड़कते समय या जब कभी इस तरह का मौसम हो जिसमें बिजली कड़कने की चांसेज हो, बारिश हो रही हो, तो मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कभी कभार ऐसा देखा गया है कि मोबाइल से बात करते हुए व्यक्तियों पर वो बिजली गिर जाती है और बिजली गिरने के कारण जो है वो उन लोगों की मौत भी हो जाती है या वे घायल हो जाते हैं। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बैटरी होती है, चार्ज होता है और आप वैद्युत चुंबकीय तरंगों को भेजते हैं। जब बात कभी करते हैं तो बात कभी कर रहे होते हैं तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे इसमें से निकल रही होती हैं, और वो भी लाइट, वहाँ पर जो आकाश में बिजली की गड़गड़ाहट होती है वो भी वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो इस तरह के उपकरण को परिरक्षित करने के लिए, कहाँ लिखा है, कहीं लिखा होगा, परिरक्षित किया जाना है, उसको बचाना है, सेव करना है। तो आप क्या करेंगे? आप कोई एक मेटल का ही गोला ले लेंगे, या जो इस तरह से हो, बीच से कट भी सकता हो, चूड़ीदार हो या चूड़ीदार न भी हो, इस तरह का एक गोला ले लेंगे। इस गोले के भीतर किसी भी वस्तु को रख देंगे, सुग्राही उपकरण को इसके भीतर रख देंगे, तो कोई, आप जानते हैं कि इस मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E=0 होता है, इसलिए बाह्य वैद्युत क्षेत्र का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा जाता है। यही कारण है कि जब बिजली चमकती है या आप कार से चल रहे होते हैं या कहीं बहुत तेज आंधी आ रही हो, बिजली चमक रही हो, इत्यादि इत्यादि इस तरह की घटनाएं हो रही हो, तो आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने कार को चारों तरफ से पैक कर लीजिए, बंद कर लीजिए, शीशे को बंद कर लीजिए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्व हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। किसी खोखले आवेशित चालक में उसके पृष्ठ पर कोई छिद्र बनाया गया है। यह दर्शाइए कि छिद्र में वैद्युत क्षेत्र σ/2ε0 n कैप है, जहां n कैप अभिलंबवत बहिर्मुखी एकांक सदिश है तथा सिग्मा छिद्र के निकट पृष्ठीय आवेश घनत्व है। यह दर्शाइए कि छिद्र में वैद्युत क्षेत्र σ/2ε0 है। इसका मतलब इस पॉइंट पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है। अभी आप क्या करेंगे? अभी आप ऐसे मत मानिए कि पूरा का पूरा ही यह कोई गोला है, आवेशित खोखले चालक। तो चालक गोले के अनुसार ही ले लीजिए, इसको गोला मानिए, चालक कोई भी मान सकते हैं, गोला मान के करेंगे तो थोड़ा आपके लिए कैलकुलेशन कुछ आसान हो जाएगा। इस तरीके से मानिए और मान लीजिए कि इस पर Q आवेश दिया गया है। इस पर जो टोटल चार्ज गिवन है ये Q है, इसकी रेडियस R है, तो इसकी एरिया जो है, इसकी संपूर्ण एरिया, या इसको S कहते हैं या A भी कहते हैं, A कितना हो जाएगा 4πr²।
तो और सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी कितनी हो जाएगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई आर स्क्वायर। ये पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र हो गया। अब ये जो गोला है, इस गोले को आप मान लीजिए वह यह गोला है और यहाँ पे अभी कहीं कटा नहीं है। इसका कटा हुआ पोर्शन मान लीजिए कुछ यहाँ पर है, इसको x मानिए, इसको y, यह पॉइंट x ले लीजिए, यह पॉइंट y ले लीजिए। x y पे कटा हुआ है, लेकिन इसमें अभी हम कटा हुआ दर्शा नहीं रहे हैं, ये मान रहे हैं। इसके कारण, इस पूरे गोले के कारण यह रेडियस r है। इसके तुरंत बाद इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र मान लीजिए यह पॉइंट P है, यह पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट P है और इधर कोई पॉइंट Q है, Q। यहाँ पर भी कोई पॉइंट नज़दीक में ही, बहुत दूरी पर नहीं, यहाँ पर कोई पॉइंट P मानेंगे और यहाँ पर कोई पॉइंट जो है Q मानेंगे। यहाँ पर मान लिया तो वहाँ पर भी मानते हैं। पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? गोले पर या आवेशित चालक के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेशित चालक के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर। आप यहाँ पर गौर से देखिए तो ये 4 पाई इस तरीके से Q अपान 4 पाई आर स्क्वायर, ये Q अपान 4 पाई सिग्मा के बराबर है। सिग्मा जब रख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, अर्थात यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब आइए मानते हैं कि इसको कट करके निकाल दिया गया है, काट करके निकाल दिया गया है, या अभी निकाला नहीं गया, यहाँ पर रखा गया है। तो बिंदु P पर यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये कटे वाले भाग के कारण वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होगा, यहाँ पर भी आवेश होगा तो इसके कारण भी यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और ये जो शेष भाग है इसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र, इस शेष भाग के कारण भी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। चूंकि ये धन आवेश हैं सभी के सभी, इसलिए यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की तरफ होगी, और इस पर भी धन आवेश है तो इसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की तरफ होगी। तो यहाँ पर हम दोनों के कारण मानेंगे, एक को मानेंगे E1 और दूसरे के कारण मानेंगे E2। तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे बिंदु P पर बिंदु P पर कोई छिद्र बनाया गया है, छिद्र वाले भाग के कारण बिंदु P पर माना छिद्र वाले भाग के कारण वैद्युत क्षेत्र, या पूरा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखते हैं E1 तथा शेष भाग के कारण वैद्युत क्षेत्र E2 है। तो अतः P पर वैद्युत क्षेत्र, P पर वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू
E1 प्लस E2, क्यों? इस वाले कटा वाला भाग अभी लगा हुआ है, ये निकाला नहीं गया है, ये तो आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। तो इसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो जाएगी और शेष वाले के कारण E2 हो जाएगी। और E की वैल्यू कितनी है अभी मैंने निकाल के दिखाया कि ये कितना है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E1 प्लस E2। इसको आप कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब क्या लिखेंगे? अब गोले के अंदर छिद्र के समीप बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? क्योंकि ये पूरे चालक है, चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, तो यहाँ पर E बराबर 0। लेकिन यहाँ पर संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। आइए जरा देखते हैं क्यों शून्य होगा। इस वाले या ये वाला पोर्शन अगर यह रहता यहाँ पर, तो ये वाला पोर्शन यदि है जो कटा हुआ नहीं है वहीं पर है, मान लीजिए वो है, तो उसके कारण यहाँ पर धन आवेश होगा। इस पर धन आवेश यदि होगा, यदि क्या दिया ही गया है यहाँ पर बताया हूँ, तो धन आवेश के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की तरफ होगी, ये होगी E1। और ये शेष भाग के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है इस डायरेक्शन में? E2 है, ये लिखा गया है, शेष भाग के कारण वैद्युत क्षेत्र E2 है। तो E इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0। क्यों? यहाँ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E1 माइनस E2 है, या यहाँ पर हो जाएगा E1 इज इक्वल टू E2। इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब E1 के जगह पर हम E2 के जगह पर हम E1 रखेंगे, नहीं, E1 के जगह पर E2 रखें। E1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, E1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E2 प्लस E2 इज इक्वल टू 2E2 सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर E2 इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या कह रहा था यहाँ पे, जरा गौर कीजिए। कह रहा था किसी खोखले आवेशी चालक में उसके पृष्ठ पर कोई छिद्र बनाया गया है, यहाँ पर छिद्र बना दिया गया है। यह दर्शाइए कि छिद्र में वैद्युत क्षेत्र सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इस छिद्र में, तो छिद्र के अंदर यहाँ पर केवल इसको निकाल करके फेंक दिया जाएगा, तो केवल इस बाहर वाले के कारण ही वैद्युत क्षेत्र बचेगा। तो इसके नियर आप देख रहे हैं कि इसके नज़दीक वाले पॉइंट में इसके बाहर वाले के कारण वैद्युत क्षेत्र E2 है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तथा शेष भाग के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो जो शेष भाग के कारण वैद्युत क्षेत्र होगा वह E2 होगा, और E2 की वैल्यू ही निकाली गई है। यही E2 की वैल्यू जो है यहाँ पर इसके इर्द गिर्द होगी, इसके पास होगी, लेकिन अंदर जो है 0 होगी। तो इस तरीके से आपको कहाँ लिख रहा है, बनाया गया, दर्शाया कि छिद्र में वैद्युत क्षेत्र, छिद्र के अंदर नहीं होगा, क्योंकि किसी मेटल के अंदर जो है वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। छिद्र के थोड़ा बाहर यहाँ पर यही E2 होगा, और इसी E2 को पूछ रहा, तो E2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 अपान एप्सिलॉन नॉट। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि यहाँ पर लगाया गया है सदिश रूप में, सदिश रूप में E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू n कैप, जहाँ n कैप इस सरफेस से बाहर की तरफ जो आप लोग लंब डालते हैं, बाहर की तरफ लंब डाला जाता है, एकांक सदिश डाला जाता है इस दिशा में, जो n कैप है इसी दिशा में होगा, तो इसलिए यहाँ पर n कैप का प्रयोग कर दिया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन प्रूफ हुआ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन ए, गॉस नियम का उपयोग किए बिना किसी एक समान रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा के
लंबे पतले तार के कारण वैद्युत क्षेत्र के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। ये आपने बड़े आसानी से अनंत लंबाई के तार के कारण, अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप ज्ञात किए थे, λ/2πε0 r या λ/2πε0 r, कुछ इस तरह से आया था। उसको अब गॉस के नियम से नहीं कह रहा निकालने के लिए, कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं जरा सा। यहाँ पर कल्पना कीजिए कि ये लंबा तार है और इस पर आवेश का घनत्व लैम्डा दिया हुआ है, आवेश घनत्व लैम्डा दिया हुआ है, लेकिन इस पर मान लीजिए कि कुछ इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, बहुत लंबा है ये, अनंत लंबाई का भी मान सकते हैं लंबा है तो, लेकिन यहाँ से r दूरी पर किसी एक पॉइंट की कल्पना कीजिए कि मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये नज़दीक ही है लेकिन थोड़ी दूरी पर दिखाया जा रहा है आपको, और यहाँ पर डेल्टा l लीजिए, लंबाई ये ले लीजिए dl। इस dl लंबाई पर आवेश कितना होगा, तार के dl लंबाई पर आवेश, तार के dl लंबाई पर आवेश, यहाँ पर लिखेंगे dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dl। क्यों, लैम्डा इज इक्वल टू dq/dl होता है प्रति एकांक, लैम्डा प्रति एकांक लंबाई के कारण। इसके बारे में बताया जा चुका है कि लैम्डा इज इक्वल टू q/l होता है, या q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू l, या लैम्डा इज इक्वल टू dq/dl। क्या लैम्डा को कैसे परिभाषित किया था इसको समझिए, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा ही l से भाग दिया जा रहा है ना। यदि कोई तार है उसके l लंबाई पर q आवेश है तो एकांक लंबाई पर कितना होगा, q/l, या dl लंबाई पर dq आवेश है, dq आवेश है तो एकांक लंबाई पर कितना हो जाएगा, dq/dl। तो किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा ही क्या कहलाती है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। लैम्डा इज इक्वल टू dq/dl से आप लिख सकते हैं dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dl। या रेखीय आवेश घनत्व दिया, इसका फ़ायदा हमने उठाया और इस पर आवेश मान लिया कितना है, प्लस dq है, और dq की वैल्यू आपको यहाँ पर लिख दिया गया है। आगे आइए देखते हैं। अब इसके कारण, इसके मध्य मान लीजिए कि बहुत छोटा है तो इसके मिड पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे और एक सीधी रेखा कुछ इस तरह से बढ़ा देंगे। मान लें कि इसके कारण ये वैद्युत क्षेत्र कितना है, DE है। इस एंगल को यदि आप थीटा मानते हैं तो इसके आगे इस तरह से यदि आप बढ़ाएंगे और कंपोनेंट लेंगे DE का, तो ये हो जाएगा DE cos थीटा, और इस डायरेक्शन का कंपोनेंट हो जाएगा, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ये एंगल थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, तो DE cos थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा DE sin थीटा। इसी के सिमेट्रिकल जितनी दूरी पर यह है, मान लीजिए ये dl लंबाई है ना, यहाँ से लंबाई मान लीजिए कि ये l है, ऊपर भी l लंबाई पर ही जो है एक दूसरे लाइन एलिमेंट की कल्पना कीजिए। मान लीजिए कि वो लाइन एलिमेंट कुछ ऐसा है, एक मिनट, ये बीचों बीच में होना चाहिए, ये पॉइंट बीचों बीच में होना चाहिए, तो यह लंबाई जो है dl है। इस dl पर भी आवेश की मात्रा कितनी है, dq है, चाहे प्लस dq है, जो कह लीजिए। इसके कारण सिमेट्रिकल जितनी दूरी पर ये है उतनी दूरी पर ये होना चाहिए, तो अभी ये वहाँ बन नहीं रहा है, बनेगा कुछ नीचे, ये होना चाहिए, ये इतना है तो ये इतना होगा, तो आप ऐसे माने और इसको नीचे कर दीजिए, सिमेट्रिकल रहेगा, देखने में भी सिमेट्रिकल लगे, इसलिए मैंने ऐसा स्टेप लिया है। इसकी लंबाई dl है, इस पर आवेश कितना है, dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dl। इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि ज्ञात करेंगे, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया कोई बात नहीं,
यहाँ पर, तो ये भी DE होगा। सिमेट्रिकल जितना ऊपर लिया है इसलिए तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये भी थीटा होगा। ये DE है तो 2 कंपोनेंट कीजिए, ये नीचे इसके सामने आना चाहिए, और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जाएगा जो कि इसी के बराबर होगा। थोड़ा दूरी पर मैंने दिखलाया है, ओवरलैप कर जाएगा तो दिखाई नहीं देगा। इस डायरेक्शन में हो जाएगा DE cos थीटा, और नीचे वाले डायरेक्शन में जो हो जाएगा DE sin थीटा। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि लंबे तार के निकट किसी मध्य बिंदु पर ये जो लंबवत कंपोनेंट हैं, घटक हैं, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत घटक, वे एक दूसरे के द्वारा निरस्त कर दिए जाते हैं। केवल DE cos थीटा बचता है। यदि हम इसका इंटीग्रल ले लें तो हमको यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पॉइंट P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब ये दूरी R हो गई और ये दूरी L हो गई। देखिए लिखा गया L यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, और यह दूरी R हो गई। तो आपको ये स्पष्ट है कि ये वाली दूरी जो हो जाएगी, इसको मान लीजिए A मानिए, या पॉइंट P है, इसको मान लीजिए आप लोग O, तो AP यहाँ पर √R² प्लस L², ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो ये हो जाएगा कर्ण। तो कर्ण का की वैल्यू है, या यहाँ पर हम लिख देंगे AP = √R² प्लस L²। क्या लिखेंगे? चित्रानुसार बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत घटक एक दूसरे द्वारा निरस्त कर दिए जाएंगे। भाषा कम लिखना चाह रहे हैं इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट लिखें, अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, आइए निकालते हैं। E = हो जाएगा इंटीग्रल DE cos थीटा। अब इस DQ के कारण यहाँ पर ये DE है, तो DE कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ अपान AP का स्क्वायर। AP ये डिस्टेंस है, और इनटू AP का स्क्वायर हो गया यहाँ पर cos थीटा। इस ट्रायंगल से cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनियस, तो यह आधार बटे कर्ण, तो R अपान cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी R अपान √R² प्लस L²। यहाँ पर AP की वैल्यू पुट करेंगे अभी हम, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होगा DQ अपान R² प्लस L², या अंडर रूट करेंगे। अंडर रूट करके जब इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, इंटू R अपान √R² प्लस L²। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे तो ये होगा, DQ की वैल्यू भी रख लीजिए यहाँ पे ना, DQ इज इक्वल टू लैम्डा इंटू DL। ये DQ है तो DQ के स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं? लैम्डा इंटू DL।
अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और इंटीग्रल लिमिट, यहाँ अभी लगाएंगे लिमिट फ्रॉम -∞ टू, क्योंकि लंबा तार है तो यहाँ पर लगाएंगे -∞ टू +∞, और एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल लैम्डा r अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 लैम्डा r, और यहाँ पे भी होगा dl। लैम्डा तो कांस्टेंट है, रेखीय आवेश घनत्व जो है कांस्टेंट है, तो लैम्डा को हम बाहर निकाल लेंगे और इस इंटीग्रल की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। जिन बच्चों को इंटीग्रल कैलकुलेट करने के लिए आता है वो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, तो दे विल गेट द आंसर। लेकिन आइए हम बताते हैं कैसे होगा। अब तो आपको केवल ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसलिए मैं इस फिगर को मिटा दे रहा हूँ। फिगर का मकसद केवल उतना ही था कि हम आपको समझा सकें, क्योंकि आप समझ चुके हैं इस फिगर को, इसलिए अब इस फिगर को एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं समझता हूँ। तो ये भी आप लोगों को पता है, इसको भी यहाँ से इरेज कर दीजिए। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना है, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। E = लैम्डा को हम बाहर ले लिए, लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल फ्रॉम -∞ टू ∞ r dl अपान r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। इट इज़, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। आइए पहले हम इस इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करें और फिर इसके बाद से इसमें वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। नाउ या हम लिखें यहाँ पे, अब इंटीग्रल फ्रॉम -∞ टू +∞ r dl अपान r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 माना L = r tan थीटा। देखिए L = r tan थीटा, तो dl = कितना हो जाएगा, dl = r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। dl = हो जाएगा आपका r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। और इसके आगे हम चलते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन में मैं देख लूँ कहीं कोई गलती तो नहीं ना है। यहाँ पे AP का स्क्वायर है और ये R है, R कांस्टेंट है, तो R को हम बाहर भी ले सकते हैं यहाँ से। ये तो R कांस्टेंट है, तो ये R, क्योंकि R ये डिस्टेंस थी, ये जो तार था वायर था, वायर से यह डिस्टेंस पॉइंट की डिस्टेंस थी, तो यह AR तो कांस्टेंट था ही। इस R को हम कॉमन ले सकते थे। फिलहाल आइए यहाँ पर हम लिखते हैं, ये इंटीग्रल -∞ टू +∞, यहाँ पर r dl = r, अभी नहीं, लिमिट कैसे चेंज किया हमने, dl = r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया है ना, तो dl के जगह पर रख, ये r है ही, और dl के जगह पर रख देंगे r sec स्क्वायर थीटा और डी थीटा अपान। अब क्या करेंगे आप, ये r स्क्वायर है ही प्लस
आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे और इसकी घात कर देंगे 3/2। अब इसकी लिमिट ज़रा हम चेंज करें। देखिए लिमिट कैसे चेंज करते हैं। लिमिट चेंज करने के लिए यहाँ पर जब L इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटिव रखेंगे, L इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटिव, L के जगह पे माइनस इन्फिनिटिव, ये DL है तो ये माइनस इन्फिनिटिव है। L इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटिव रखेंगे तो R से भाग देगा तो माइनस इन्फिनिटिव हो जाएगा। और आप जानते हैं कि टेन माइनस पाई बाई टू, टेन पाई बाई टू की वैल्यू इन्फिनिटिव और टेन माइनस पाई बाई टू की वैल्यू माइनस इन्फिनिटिव होती है। तो यहाँ से हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू, चूँकि यहाँ पे डी थीटा आ गया है, जो लोग इंटीग्रल कैलकुलस को पढ़े होंगे वो लोग इसको समझ रहे होंगे कि यहाँ पे माइनस पाई बाई टू। L इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटिव रखेंगे तो ये R आ करके 0 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा तो ये फिर भी माइनस इन्फिनिटिव रहेगा। माइनस इन्फिनिटिव जो है वह टेन माइनस पाई बाई टू की वैल्यू होती है। तो टेन माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू टेन थीटा, इसलिए थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू। इसी तरीके से L इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटिव रखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ प्लस इन्फिनिटिव हो जाएगा तो ये टेन पाई बाई टू की वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू, ये R आएगा तो भी इन्फिनिटिव हो जाएगा, तो ये थीटा इज इक्वल टू। तो इसकी जो लिमिट होगी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, उसको हम कैलकुलेट करके बताएं आपको कि A माइनस पाई बाई टू और A प्लस पाई बाई टू, इसमें से R स्क्वायर यदि कॉमन लेंगे तो R स्क्वायर बाहर जाएगा, लेकिन इसके सिर पर सिरताज एक बैठा हुआ है 3/2, तो ये इसकी घात 3 हो जाएगी। R स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये घात भी उसके साथ बाहर निकलेगा तो ये R क्यूब हो जाएगा। तो ये यहाँ पे R हो जाएगा, बाहर हो जाएगा R स्क्वायर, और नीचे R कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा R क्यूब इंटीग्रल, ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल कितना होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का जो इंटीग्रल होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है। इंटीग्रल नहीं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, मैंने जल्दीबाजी में बोला। और यहाँ पे जो होता है ये डी थीटा, लेकिन सेक स्क्वायर थीटा ये जरूर होगा, लेकिन इसकी घात कितनी चढ़ी रहेगी? 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, सेक क्यूब थीटा हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, आइए ऊपर सॉल्व करते हैं। पता नहीं विजन यहाँ तक इसके नीचे बन रहा होगा कि नहीं। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1/r इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू। यहाँ पर हो जाएगा माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, ऊपर हो जाएगा डी थीटा और नीचे हो जाएगा सेक थीटा। इसको करेंगे 1/r माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू कॉस थीटा डी थीटा। अब देखिए, चाहे जैसी इच्छा हो वैसे कीजिए। कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, या इसको 0 से पाई बाई टू करेंगे तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दिया जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 4 का उपयोग करते हुए 1/r, अभी आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 समझ में नहीं आएगी, पता नहीं इंटीग्रल आप पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे। ये हो जाएगा 1/r इंटीग्रल कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई टू, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस पाई बाई टू 1/r साइन पाई बाई टू। इसको जब रखेंगे तो माइनस टाइम्स साइन माइनस पाई बाई टू होगा। साइन पाई बाई टू की वैल्यू 1, साइन माइनस पाई बाई टू की वैल्यू -1 होगी, तो -1 होगी तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो +1 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो 1 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो
यहाँ पर हो जाएगा 2/r। अब ये वैल्यू जो है हम इंटीग्रल किसकी वैल्यू है, ये इंटीग्रल है फ्रॉम -इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव और r dl अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अब लिखेंगे यह मान समीकरण 1 में रखने पर, यह मान 1 में रखने पर, तो जब 1 में रखेंगे तो E इज इक्वल टू लेमडा अपान 4 पाई ε0 2/r इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से 4 कैंसिल आउट होगा तो लेमडा अपान 2 पाई ε0 r। इस तरीके से आप यह फार्मूला प्राप्त कर लिए, E इज इक्वल टू लेमडा अपान 2 पाई ε0 r। ये बिना किसी गॉस के प्रमेय के निकाला गया है। लंबा है, लेंदी है, इंटीग्रल का प्रयोग करना पड़ा।